नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम खुद का एलएलएम कैसे बना सकते हैं। राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज जैसे ओपन एआई ने चैट जीपीटी इंटरफेस के पीछे मॉडल्स बना रखे हैं जिसे हम एलएलएम्स कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और बहुत सारे और भी कंपनीज है, जैसे गूगल ने जेमिनाई मॉडल बना रखा है, एंथ्रोपिक ने क्लॉड्स के मॉडल बना रखे हैं। तो इन बहुत सारे कंपनीज ने मॉडल्स बना रखे हैं जो कि इन्होंने स्क्रैच से ट्रेन किया हुआ है। बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो अपना खुद का एलएलएम नहीं बनाते हैं, और वो ऑनेस्टली मतलब वो जरूरी भी नहीं है खुद का एक एलएलएम बनाना, जब तक कि उसकी एक रिक्वायरमेंट या जरूरत ना हो उस स्केल पे, क्योंकि वो कंपनीज के पास काफी रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वो उस तरह के मॉडल्स बना सकते हैं। उनके पास काफी डेटा भी है, तो उस तरह के वो मॉडल ट्रेन कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री ट्रेन्ड मॉडल, फाउंडेशनल मॉडल्स। और उसके बाद वो फर्दर फाइन ट्यून होते जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शन ट्यून चैट्स के लिए और डाउनस्ट्रीम जो टास्क होते हैं उसके लिए। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जिसने आज तक कभी भी कोई एक मॉडल स्क्रैच से नहीं बनाया है। लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा लैंग्वेज मॉडल बनाएंगे हम। ओके, बट ये स्क्रैच से बनेगी। इसमें हम कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं करने वाले हैं, कोई वैसी टेक्निक नहीं यूज करने वाले हैं, प्योर पाईटॉर्च में बनाएंगे इसको। तो यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप अगर देखो, एक स्लाइड डेक है यहाँ पे, आर्किटेक्चर वगैरह कवर करूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो काफी आपके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, अपना खुद का एलएलएम बनाना सीखें। ये चैट जीपीटी से क्रिएट किया मैंने है। शुरुआत से अंत तक, मतलब डेटा से लेकर टेक्स्ट जनरेशन तक की सफर आसान हिंदी भाषा में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग होगी काफी ये वीडियो। मैं यही कवर करने वाला हूँ इसमें, जैसे जीपीटी जैसे मॉडल कैसे हम बना सकते हैं। और इंग्लिश में है ऐसे कुछ वीडियोस हैं। अंद्रेज करपथी की वीडियो है काफी फेमस, जहां पर उन्होंने नैनो जीपीटी या उस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, जो अगर आप देखोगे तो आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसको हिंदी में बनाना चाहता हूँ, तो वो जरूरी है काफी कि एलएलएम होती क्या है, क्या कैसे डिफाइन करते हैं उसको, उसमें क्या क्या, एक एलएलएम को, एक लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, डेटा से लेके टोकनाइजेशन से लेके ट्रांसफॉर्मर जैसे आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे हम बेसिकली। सो पहले तो ये डिफाइन कर लें कि एलएलएम्स होते क्या हैं। तो वो एलएलएम्स बेसिकली एक मॉडल है। मॉडल कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शन होती है बेसिकली। एफ ऑफ एक्स, लेट्स से कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स, ये जो एक्स की चीज है, ये जो फंक्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी फिट कर सकते हो। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। बेसिकली ये भी एक मॉडल हो सकती है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी एक मैथमेटिकल मॉडल है। सो आप मोटा मोटी पहले यही समझो हायर लेवल पे कि कोई भी ऐसा मॉडल जो कि एक डेटा को देख के नो उसको पैटर्न को समझ के कुछ नए डेटा को जनरेट करे, वो एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि भाषा को समझे। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ के लैंग्वेज को समझ सके और नए टेक्स्ट जनरेट कर सके। वो एक लैंग्वेज मॉडल की डेफिनेशन हो सकती है। अब हम यही सीखेंगे उसको कैसे सीखना है। जैसे ये बेसिकली जीपीटी जैसे जो मॉडल हैं वो वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं। हम उनको बोलते हैं टोकन जनरेशन। टोकन जनरेट्स करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे नेक्स्ट टोकन्स जनरेट होते हैं। वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जब हम कोडिंग में जाएंगे। तो इसमें हम ये समझेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरत है। मेरे पास ये कोड कर रखा है मैंने पूरा, स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में बताऊंगा आपको इस कोड के थ्रू, और लाइव इसको हम ट्रेन भी करेंगे। ये मैं गूगल कोलैब में कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये गूगल कोलैब है, आप फ्री है आपके लिए यूज करने के लिए, आप इसको फ्रीली यूज करो। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन से रन टाइम पे हूँ। मैं यहाँ पे रन टाइम आप देख सकते हो कि मैं जीपीयू पे हूँ। मेरे पास प्रो वर्जन है कोलैब के। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो ये सीपीयू पे भी चल सकती है, कि हम बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं करने वाले। तो ये हमारे लिए जाना जरूरी है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ जिसको हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो टोकनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, सेल्फ अटेंशन क्या होती है, तो ये हम चीजें समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं मोटा मोटी, यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊं और यहाँ पे लिखते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए, मैं अपने टैब में लिख रहा हूँ और मैं इसको मॉनिटर पे देख सकता हूँ कि टोकनाइजेशन जैसे चीजें हम देखेंगे। टोकनाइजेशन के बाद हम एम्बेडिंग्स के बारे में देखेंगे,
और फिर हम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मर या कोई भी सिंपल ट्रांसफॉर्मर से भी सिंपलर टेक्निक्स हैं डीप लर्निंग के, जैसे आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, बट वहां पे लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट जनरेशन की इशू होती है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे हम एनएन की बात करेंगे और फिर आउटपुट आएगी। अगर बहुत ही हाई लेवल पे अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो एक लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास डेटा होगी और प्री प्रोसेसिंग वगैरह होगा। लेट से डेटा है, हम टोकनाइजेशन करेंगे, एम्बेडिंग्स होगी, फिर न्यूरल नेटवर्क्स यूज होंगे और फिर कुछ आउटपुट आएगा। ये एक मोटा मोटी हमारी फ्लो होगी। तो ये आप पहले समझ लीजिए। और इसमें और भी चीजें होंगी, थोड़ा सा हम लॉस फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉस फंक्शन के बारे में। जब आप लैंग्वेज मॉडल या डीप लर्निंग की बात करो, लॉस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लॉस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं किसी ऑप्टिमाइजर के थ्रू। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको ब्रेक डाउन करूंगा, कोड के थ्रू करेंगे। ये कोड फर्स्ट ट्यूटोरियल है, इसमें ज्यादा मैं थ्योरेटिकल चीजें कवर नहीं करूंगा, कोड बेस्ड करते रहूंगा इसको, तो जैसे आसान हो जाएगा। सो अगर ये पूरे स्टेप को भी देखो, तो इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं कि टेक्स्ट को, मान लो कोई टेक्स्ट है, उसको हम छोटे टुकड़ों में पहले बांट देंगे, तोड़ दें, और फिर उस छोटे टुकड़े को हम फिर नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई टेक्स्ट हो गया, फिर उसको नंबर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर मॉडल उस पैटर्न को सीखता है, और सीख के फिर अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। तो यही बेसिकली एक हाई लेवल ओवरव्यू है जिसमें हम जानने के लिए। तो चलते हैं हम अपने कोड के थ्रू, मैं आपको दिखाऊंगा पहले। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं टॉर्च यूज कर रहा हूँ, इम्पोर्ट टॉर्च, जो कि पाईटॉर्च लाइब्रेरी है पाइथन की। ये एक मेन मॉड्यूल है हमारे लिए, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जो कि हमें मॉडल ट्रेन करने के लिए सारे हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होते हैं, काफी कोड किया हुआ है पाईटॉर्च के पीछे, और ये सब बहुत ही लो लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं। तो जैसे इसको हम सी प्लस प्लस में बनाते हैं, और उसके बाद फिर इसको रैपर्स क्रिएट करके पाइथन में यूज करते हैं। तो टॉर्च हम यूज करेंगे, पाईटॉर्च। बहुत सारे और भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे टेंसरफ्लो गूगल ने बनाई है। पाईटॉर्च इज अ लिनक्स फाउंडेशन की लाइब्रेरी है। अभी मेटा ने बनाया, फेसबुक ने पाईटॉर्च को बनाया है। सो और भी बहुत सारे हैं, केरास है, पहले आपने देख चुका होगा कि केरास 3.0 भी आया था, इफ आई नॉट 2.0 और 3.0 समथिंग, आई फॉरगॉट। और फिर ग्लून है, ऑटो ग्लून है, बहुत सारे और भी फ्रेमवर्क्स है, लेकिन हमारी फोकस है पाईटॉर्च। तो पाईटॉर्च क्या करेगी हमें, ये मेन मॉड्यूल है इस ट्यूटोरियल के लिए, जो हमें मॉडल ट्रेन करने देती है। तो पहले वो आप लाइन देख सकते हो। दूसरा पे हम क्या कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं। एन का मतलब है न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये एन जो है, ये न्यूरल नेटवर्क्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूरल नेटवर्क, कैप्स ऑन हो गया, एक्सक्यूज मी, न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे एनएन से हमारा वो मतलब है कि एनएन जो है, ये न्यूरल नेटवर्क्स के लेयर बनाने में हमारी मदद करेगी, तो वो आप समझ लो। देन हम ऑप्टिम यूज कर रहे हैं, ये ऑप्टिमाइजर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा था, अगर आप देख सको, लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजर। तो यहाँ पे जो ये ऑप्टिम है, ऑप्टिमाइजर में क्या होगी कि ये मॉडल को सीखने में मदद करता है, अपने गलतियों से सीख सकते हैं। जैसे हम हमेशा बताते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि भाई गलतियों से सीखो, कि तुम गलतियां कर रहे हो, तो उससे मदद करता है। तो ये बेसिकली ऑप्टिमाइज करेगा प्रोसेस को। ओके, सो ऑप्टिमाइज, लॉस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। देन हम यहाँ पे कुछ डेटा लोडर्स के कुछ यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं बेसिकली, जो डेटा को बैचेस में, मान लो आपके पास डेटा काफी बड़े हैं, मान लो आपके पास पेटाबाइट्स गीगाबाइट्स के डेटा हैं, आप उसको एक साथ नहीं भेज सकते मॉडल में ट्रेन करने के लिए, वो बिल्कुल ही मीनिंगफुल नहीं है। आप उसको छोटे छोटे बैचेस में बांट के भेजते हो। तो यहाँ पे डेटा लोडर, डेटा सेट्स की जैसे यूटिलिटीज हम यूज कर रहे हैं टू लोड। इंपोर्ट मैथ, बहुत ही डिफॉल्ट इनबिल्ट पाइथन की मॉड्यूल है मैथ, जो कि हमें थोड़ा सा मैथ में यूज करेगा। कैलकुलेशन की जो तीनों देख रहे हो आप, ये कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज होती है, ये वाली पूरी चीजें ना। उसके नीचे है फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, कैरेक्टर काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे देता हूं, कैरेक्टर काउंट करने के लिए, हिंदी में लिख रहा हूं, लिपि नहीं है देवनागरी, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं, कैरेक्टर काउंट करने के लिए। और इंपोर्ट रे, रेजेक्स के लिए, टेक्स्ट साफ करने के लिए। अगर मैं इसको लिखूं अच्छे से, टेक्स्ट साफ सफाई हो जाएगी, टेक्स्ट की भाई सफाई करने के लिए। मैंने बोला इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो वही कर रहे हैं। नाउ पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सारा मॉड्यूल को लोड कर लिया, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमने लोड कर ली। अब यहाँ पे देख सकते हो, फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि जीपीयू अवेलेबल है या नहीं। अगर आप मॉडल को
बहुत सारे बड़े डेटा पे ट्रेन करो, मान लो बहुत सारे आपके पास नंबर ऑफ रोज या टेक्स्ट सेंटेंसेस या डेटा काफी बड़ा है, लेट्स से इन लेमन टर्म्स में, अगर आपको उसको ट्रेन करना है और एक बड़ा मॉडल बनाना है जिसमें काफी लेयर्स हो एक आफ्टर अनदर, बिकॉज दे आर ऑल लेयर्स। अगर आप न्यूरल नेटवर्क की बात करो, ह्यूमन ब्रेन की बात करो, तो न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं आपस में। सो वैसे ही जब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात होती है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक दूसरे के से कनेक्टेड रहते हैं आपस में। तो अगर पैरामीटर्स ज्यादा बड़ा चाहिए, डेटा काफी है, वोकाबुलरी साइज काफी बड़ा है, तो आपको उसके लिए जीपीयू की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम अपने लैपटॉप में या सिस्टम में गेम भी खेलते हैं तो उसके लिए हमें जीपीयू की जरूरत होती है, अगर बड़े कि क्रैश ना हो। मैं गेमर नहीं हूं लेकिन मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ वो काफी एनवीडिया के जीपीयू यूज करते हैं, आरटीएक्स, जीटीएक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वैसे ही यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई इस सिस्टम में जीपीयू अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो सीपीयू यूज कर ले भाई। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है कुडा, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जीपीयू भी अलग अलग तरह के उसमें कर्नल्स होते हैं बेसिकली। सो मैं जीपीयू की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, जीपीयू में भी अलग अलग तरह के कर्नल्स होते हैं जो हमें जरूरत होती है एक, मैं ऐसे बताऊं, मॉडल ट्रेन करने के लिए। ये बहुत सारे जो लाइब्रेरीज हैं, टॉर्च और जो ऐसे जो लाइब्रेरीज हैं, ये कूड़ा के लिए काफी कंफर्टेबल होते हैं। मतलब कूड़ा के लिए दे आर, मतलब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब उनको कूड़ा पे ज्यादा सपोर्ट है, तो ऐसे समझ लो आप। तो आप हमेशा जीपीयू भी ऐसा कंसिडर करो जिस जो कूड़ा के लिए सपोर्टेड हो। आप जैसे एएमडी ले लो या कुछ वैसे जीपीयू ले लो, वो सारे जीपीयू शायद आपको ये लाइब्रेरी सपोर्ट ना करे। अभी तो बहुत सारे जीपीयू वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले की बात कर रहा था। तो यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस इन यूज लिख रहा है कूड़ा, यहाँ मतलब कूड़ा जीपीयू अवेलेबल है अभी ना। यहाँ पे जो ये फंक्शन है, ये मैं इसको ब्लॉक 3 बोलता हूँ, ये आपको समझने के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इंपोर्ट रेजेक्स, मतलब टेक्स्ट को साफ करूंगा, और काउंटर के लिए काउंट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक क्लास बना रखा है जिसका नाम है सिंपल टोकनाइजर। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा आपको दिखाने के लिए, आप देख सकते हो पहला स्टेप मेरा टोकनाइजेशन है। तो हम पहले टोकनाइजर की बात करेंगे। मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया, बट आप फिगर आउट कर लो, इसको साफ ही कर देते हैं क्योंकि ये फिर यूज हो जाएगा। टोकनाइजर की पहले बात होगी कि भाई सबसे मेन चीज यही है, टोकनाइजर। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस कोड में, तो हम टोकनाइजर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम टोकनाइजर को बना रहे हैं। ये क्लास जो है हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक आईडी देता है बेसिकली, ठीक है, ये नंबर देता है। मैं बोलता हूं कि हर एक कैरेक्टर को यूनिक नंबर दिया जाएगा। अगर आप पहले यहाँ पे देखो, दिखा देता हूं, पहले यहाँ पे एक इनिट फंक्शन है, मतलब इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेल्फ इनिशियलाइज। जैसे अगर आपको बेसिक पाइथन पता हो, यहाँ पे बहुत सारे डिक्शनरी हमने क्रिएट कर रखा है। आप देखो सेल्फ डॉट वोकेबलरी, वोकैब इंडेक्स टू टोकन बोलता हूं इसको, हर एक टोकन को इंडेक्स असाइन किया जाएगा, और वोकेबलरी की साइज स्टार्टिंग में 0 होगी और फिर काउंट करेंगे कितना उसका साइज बढ़ा। बेसिकली वोकेबलरी कुछ नहीं है, वोकेबलरी कॉमन सेंस से आप समझो कि वोकैब्स हैं, यूनिक वर्ड्स बोल सकते हो, मान लो ऐसे, लेट से लेमन टर्म्स में। इसकी अलग डेफिनेशन है, बहुत लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वोकेबलरी आपकी जितनी बड़ी होएगी, यूनिक होएगी, उतना अच्छा आपका डेटा हाई क्वालिटी का होएगा और मॉडल अच्छी ट्रेन होएगी। सो वोकेबलरी है, और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। पहले तो आप ये समझ लो। अगर आप इस लाइन को देखो, डिफाइन बिल्ड बिल्ड वोकैब, जहां पे टेक्स्ट और मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 जा रही है, कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन फॉर हिंदी लिखा है। पहले यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया है जिसमें सारे कैरेक्टर्स को हमें स्टोर करना है। तो टेक्स्ट से पहले क्या होगी, कैरेक्टर में बांटेंगे। मैंने बोला ना, टेक्स्ट को टुकड़े में बांट के कैरेक्टर्स बनाएंगे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स। तो हिंदी के लिए जब आप रेजेक्स यूज करते हो तो ये पैटर्न होती है आइडेंटिफाई करने का। बंगाली के लिए अलग होगी, तेलुगु तमिल के लिए अलग होगी, इसको आप थोड़ा सर्च कर लेना। तो यहाँ मैंने हिंदी कैरेक्टर रखा है, आप ये देख सकते हो, ये जान लो। ये बेसिकली यूनिकोड रेंज होते हैं। अगर मैं इसको सही सही मोटा मोटी बोलूं तो ये एक यूनिकोड रेंज है। आपको सिर्फ हिंदी के अक्षर ये आपको यहाँ पे रखते हैं, अगर इसको रखें तो, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट पास करूंगा और मैं बताऊंगा वो टेक्स्ट हम नीचे ये करेंगे। काउंटर से क्या होता है, ये जो काउंटर है, काउंटर से हम ये मेक श्योर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो 2 लिखा है, और यहाँ पे जो काउंटर हम ये लिख रहे हैं, काउंट आपको देख सकते हो मैंने लिख भी दिया है। हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। मान लो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितने बार आया है एक्चुअली वो कैरेक्टर, तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी चेक हो जाएगी। फिर जो लेटर्स 2 बार से ज्यादा आए हैं उन्हीं को हम वोकेबलरी में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 लिखा हुआ है।
अगर 2 बार से ज्यादा आया तो उसको हम वोकैब में रख रहे हैं, नहीं आया तो उसको वोकैब में नहीं रख रहे, वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे आप समझो, ठीक है। सो इससे जो रेयर लेटर्स है वो हट जाते हैं। मैंने ऐसा जो स्टार्टिंग में बताया वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आई थिंक, इसलिए मैं इसको बेटर समझाता हूँ कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2, और जब मैं इसको काउंट कर लिया यहाँ पे कैरेक्टर, हम सिर्फ कैरेक्टर के जो हमारी ये चीजें बनी हुई यहाँ पे लिस्ट, उसमें वही रखेंगे जो 2 बार से ज्यादा आई, ठीक है। रेयर जो कैरेक्टर्स है उसको हटा दो, क्योंकि उससे क्या होगा, सिर्फ आपकी वेरिएंस बड़े होते जाएंगे, मतलब बहुत ही यूनिक हो जाएगा आपका डेटा, और सीखने में कम होगा क्योंकि सब कुछ यूनिक ही रहेगा, मॉडल कुछ पैटर्न फाइंड नहीं कर पाएगा। तो वो एक चीज है। बेसिकली यहाँ पे मॉडल एक बाई प्रोडक्ट है, एल्गोरिदम की बात करो, ठीक है। मतलब जो भी न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, एल्गोरिदम की बात समझो। सी लोग बोलते हैं मॉडल, भाई मॉडल हमेशा एक बाई प्रोडक्ट होता है, आपको इन दी एंड एक मॉडल मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हो। जो इंटायर प्रोसेस है, आप एक एल्गोरिदम को किसी डेटा पे ट्रेन करते हो, ऐसे समझो। ये शायद बहुत लोग मिस कर जाते हैं एक्चुअली, बट दैट इज फाइन। और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब, कुछ स्पेशल टोकन्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफ टोकन्स, अननोन, पैडिंग, ये सब चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल टोकन्स ऐड करता हूँ, ये आपको हेल्प करती है एंड करने में। फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स ये थोड़ा सा स्किप कर दो। इनकोड, इनकोड डिकोड शायद आप समझते होंगे कि इनकोड और डिकोड क्या होती है। ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी जरूरी है। मैं इतना भी बेसिक शायद कवर नहीं करना चाहूंगा। पहले पहले हम जैसे होता है कि टोकनाइजेशन कर दिए, नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो टोकनाइजेशन की प्रोसेस है उसमें नंबर में कन्वर्ट हो गई, आईडी असाइन हो गई, और जब हो गई तो फिर एक डिकोड फंक्शन भी होना चाहिए कि जब मॉडल ने कुछ प्रिडिक्ट किया तो वो पहले नंबर्स ही जनरेट करेगा, फिर उसको डिकोड करके टेक्स्ट में ले आओगे। तो यहाँ पे हम वो चीजें कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट जो है, इसको आप समझो कि, जस्ट एक मिनट, मेरी मॉनिटर क्यों बंद हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे मोटा मोटी समझा दूं कि अगर जैसे अगर आप वोकेबलरी भी आप देख लो, कमेंट भी किया हुआ है, इससे थोड़ा सा शायद आपको आसानी हो जाएगी समझने में, जब आप कोड को डॉक्यूमेंट कर देते हो कि हाँ ये हो गया, इनकोड डिकोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप इनकोड डिकोड का फंक्शन मैं पहले बता चुका हूँ कि टेक्स्ट को नंबर में बदल देता है, उसको इनकोड बोलते हैं, और डिकोड जो है नंबर्स को वापस लेटर में बदलता है। कि ये स्टेप होती ही है आप कोई भी मॉडल बनाओ, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडल सिर्फ नंबर समझता है। आप ये समझ लो कि जो आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा, मॉडल सिर्फ नंबर समझता है, उनको टेक्स्ट नहीं पता। ये हम पहले से कॉलेज में सीखते आ रहे हैं कि भाई, हम पहले ये सीखते आते थे कि मशीन सिर्फ नंबर समझती है, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, बट यहाँ पे मॉडल सिर्फ नंबर ही समझेगी, वो अक्षर नहीं समझते हैं, लेकिन उसको फिर डिकोड करके ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ हमने सैंपल टेक्स्ट मैंने रखे हैं, और ये सिर्फ मैंने आई थिंक 15 से 20 कुछ लिस्ट है। आप देख सकते हो कि एक पाइथन की लिस्ट है जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट सेंटेंस हिंदी में रखा है, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मुझे चाय पसंद है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये देख सकते हो ना। यहाँ पे क्या है कि मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, ये जो मैंने सिंपल टोकनाइजर बनाया है, ये आप देख सकते हो क्लास, यहाँ पे मैं उसको यूज कर लिया, और मैं वोकेबलरी बनाया। मैं इसको रन भी नहीं कर रहा हूँ, साथ साथ मुझे रन भी करना पड़ेगा। एक मिनट, रन कर लिया, और रन करके मैं इसको बड़े स्क्रीन पे देख पाऊंगा। टोकेनाइजर, और ये यहाँ पे हिंदी वोकेबलरी साइज आप देख सकते हो 42। तो यहाँ पे ये 42 वोकेबलरी साइज है, ये बहुत कम है एक्चुअली। इससे आप एक अच्छा मॉडल नहीं बना सकते, आपको काफी बड़ा वोकेबलरी क्रिएट करना पड़ेगा, और अच्छा वोकैब होना चाहिए, जिसमें डाइवर्सिटी होना ये बहुत जरूरी है वोकेबलरी में बेसिकली ना। यहाँ पे देखो तो हम एक और क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है टेक्स्ट डेटा सेट्स ना। इस टेक्स्ट डेटा सेट्स में क्या होता है कि एक कस्टम डेटा सेट बना रहे हैं, हम कोई डेटा सेट यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप हगिंग फेस पे जाओ, जो कि एक ओपन सोर्स रिसर्च की कम्युनिटी है या इकोसिस्टम बोल लो, आप यहाँ डेटा सेट पे जाओ तो आपको बहुत सारे डेटा सेट्स दिखने को मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा आपको बहुत सारे डेटा दिखेंगे। आप यहाँ पे हिंदी लिखो, आपको देखो यहाँ पे हिंदी के डेटा सेट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये अच्छी डेटा है यहाँ पे आई थिंक, लेकिन ये एनालाइज नेचुरल लैंग्वेज इंटेंट की है। मैं आपको क्या दिखाऊं, कुछ चैट रिलेटेड डेटा दिखाना चाहता हूँ। समराइजेशन देख लो, मान लो, चलो जैसे ये देख लो, यहाँ पे ये आर्टिकल है,
यहाँ पे ये आर्टिकल है हिंदी में और उसका यहाँ पे समरी लेबल्ड हो जाएगा। तो मान लो अगर आप एक मॉडल बनाना चाहते हैं जहां पे आप आर्टिकल दोगे मॉडल एल्गोरिदम को, और मॉडल जो भी बाई प्रोडक्ट है वो आपको एक समरी क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पे ये डेटा सेट अगर आपको यूज करना है तो यहाँ से हगिंग फेस का डेटा सेट की लाइब्रेरी है, उसको आपको कॉल करके यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में हम एक अपना कस्टम डेटा सेट बना रहे हैं। तो ये जो क्लास है कस्टम डेटा सेट अगर हम बना लिए तो ऐसे बनाए कि जो टॉर्च की लाइब्रेरी है उसके साथ कंफर्टेबल हो। तो बाद में हमें ट्रेन भी करना है भाई, हम सिर्फ ऐसे आंख बंद करके डेटा सेट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हम उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहले टेक्स्ट को इनकोड किया जाता है। तो इनकोडिंग करके ये चीजें होती है। यहाँ पे देखो टोकन डॉट इनकोड जो कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इनकोडिंग होगी टेक्स्ट को, मतलब नंबर में बदल दिया गया। और जब यहाँ पे नंबर में बदल दिया गया, फिर हर सैंपल में दो चीज बनाई गई है जो हर सैंपल होंगी। इनपुट सीक्वेंस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आपको, जो हर सैंपल होगी, हर सैंपल में हम दो चीजें करेंगे। दो चीजें होंगी, आप हिंदी में समझो, इंटरेस्टिंग होगी। इसमें पहला आएगा इनपुट सीक्वेंस, और आपकी दूसरी आ जाएगी यहाँ पे टारगेट। सो इनपुट सीक्वेंस और टारगेट हर एक सैंपल के लिए जहां पे हम ये डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। इसको मैं इस हाथ से पकड़ लेता हूं, ठीक है। ये जो चीजें हैं, तो यहाँ पे आपकी वो चीजें हो जाएंगी। जैसे इनपुट मान लो, इसको मैं अगर यहाँ पे अच्छे से लिखूं तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। कहाँ दिखेगा? इस टैब पे दिखेगा। ये बहुत सारे स्क्रीन खोल रखे हैं, हर सैंपल, हाँ ये दिख रहा है आगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं हिंदी सही से नहीं लिख पाऊँ तो हंसना मत, क्योंकि मैं भी बहुत पहले हिंदी लिखा करता था, बट अभी वीडियो बनाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे इनपुट मान लो ये है कि मैंने इनपुट लिखा, मान लो मुझे भी लिख दिया, ठीक है, ये मेरी इनपुट हुई, मुझे भी। अब टारगेट मान लो कुछ कुछ यहाँ पे टारगेट दे देता हूँ कि आ, क्या लिखूं, मुझे भा, इसे इनपुट हो गया। अब यहाँ पे लिखता हूँ जे भी लिखता हूँ, मान लो ये मेरी टारगेट है और मेरी ये इनपुट है, और ये मेरी मान लो टारगेट हुई। तो जो डेटा सेट के बैचेस बनेंगे उसमें ये जो है, ये डेटा डेटा सेट के बैचेस में बांट कर मॉडल को दिया जाएगा, ठीक है, एक इनपुट सीक्वेंस और एक टारगेट। तो मॉडल कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करे और सीख सके इस चीजों से। तो हर एक जो आपकी सैंपल होगी वो दो चीजें बनाएंगी, आपको ये याद रखना है, इनपुट सीक्वेंस और टारगेट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख लो। जैसे मैंने बोला इनपुट आईडीज यहाँ पे देख सकते हो, इनपुट सीक्वेंस और टारगेट आईडीज जो ये बन रहे हैं यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कोड के थ्रू। जैसे ये देखो आप, इनपुट आईडीज और टारगेट आईडीज, और यहाँ पे ये रिटर्न हो गया। मैं इसको रन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? इसको रन करते हैं, एक्सक्यूज मी, इसको रन कर दिया गया ना, यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया। सेल्फ वोकैब, आई थिंक ये ठीक है, ये सब ठीक है। कुछ चीजें आपको यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। वो नोट्स मुझे लगा कि मैंने आपको ये सही से नहीं बताया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये जो स्पेशल टोकन्स की चीजें हैं, जैसे मान लीजिए पैड है, ये खाली जगह भरने के लिए होती है। जो पैड या जो पैडिंग बोल लो या कुछ बोल लो, अगर आपने सीएनएन पढ़ा होगा तो पूलिंग के टाइम और उस टाइम का शायद आपने देखा होगा। अगर आपको सीएनएन की नॉलेज है, जानकारी है, तो उस हिसाब से ये जो यूएनके है, ये अननोन लेटर्स है। मान लो कि अननोन लेटर्स आ गया, तो ये इसलिए हम डिफाइन कर रहे हैं। ये बेसिकली इसको स्पेशल टोकन्स बोला जाता है। बीओएस जो होता है वो बिगिनिंग ऑफ सीक्वेंस होता है, ईओएस जो होता है वो एंड ऑफ सीक्वेंस होता है। जब भी किसी मॉडल को ईओएस अचीव हो जाता है तो वहां पे आउटपुट रुक जाती है। जैसे आपने कभी कोई अगर मॉडल यूज किया हो तो आपने देखा होगा कि अगर आउटपुट कोई रुकता है, जैसे ये एलएम स्टूडियो में होता है। अगर आपने ओलामा या एलएम स्टूडियो यूज किया हो तो उसमें दिखाता है कि जब भी कोई आउटपुट कंप्लीट हो गई, फुल स्टॉप आ गया, उसके नीचे लिखता है एंड ऑफ सीक्वेंस अचीव्ड या जो भी है, सो आउटपुट रुक गई। तो वो जान लो, ये टोकन्स मॉडल को शुरुआत और अंत में अंत में समझाने में मदद करते हैं बेसिकली। ये फंडा है, तो ये जानना जरूरी है।
आपके लिए। और ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये हो गया, वोकेबलरी साइज हो गई, इनकोड फंक्शन हो गया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ चीजें मिस ना हो, तो ये चीजें भी हो गई, ये भी आ गई। सैंपल टोकनाइजर ये सब हो गया, वोकेबलरी हमारी तैयार होगी, डेटा सेट क्लास भी। अ, इसमें कुछ छूटा है, आई थिंक ये भी। मैक्सिमम लेंथ की मान लो बात करना है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ है, जैसे मैंने बताया कि इनकोडिंग करके यहाँ पे इनपुट सीक्वेंस और टारगेट को किया गया, लेकिन ये मैक्सिमम सीक्वेंस का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, अगर यहाँ पे जाएं कि भाई मैक्सिमम सीक्वेंस क्या है, सो मैक्सिमम मैक्सिमम सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि 64 टोकन्स अगर मान लो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, मान लो 64 है, तो 64 टोकन्स तक ये फिक्स लेंथ तक पैड किया जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारी सेंटेंस को हम इनकोड करके फिक्स लेंथ 64 तक पैड करेंगे, ये उसकी मतलब ये होती है। इसमें सभी सीक्वेंस सेम साइज के होंगे, ठीक है, और मॉडल आसान से सीख पाएगा। अगर ये बहुत ही कम मैक्सिमम लेंथ है, ये जस्ट कि हम यहाँ पे एक सिंपल सा लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा मॉडल बनाना है तो ये मैक्सिमम लेंथ काफी बड़ी होनी चाहिए। इससे रिलेशनशिप्स बनती है कॉन्टेक्स्ट विंडो की, जिससे लोग बोलते हैं कि जो गूगल की मॉडल है उनके 10 मिलियन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, तो वो सब टॉपिक्स इसमें आ जाएगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कवर। बट ठीक है, ऊपर जाते हैं, ये कर लिया। अब हम थोड़ा सा मॉडल डेफिनेशन के बारे में समझेंगे कि वो बहुत जरूरी चीज है। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, टोकनाइजेशन समझा, इनकोडिंग डिकोडिंग हो रही है, इनपुट सीक्वेंस और टारगेट के बारे में समझा। यहाँ से रियल गेम स्टार्ट हो जाएगी आपकी, जो अटेंशन वाली चीजें हैं, न्यूरल नेटवर्क्स में घुसते हैं थोड़ा बहुत, बहुत सारे ब्लॉक्स देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हमारे जो मेंटर्स थे वो हमें बताते थे कि भाई मॉडल मत बोलो, मॉडल एक बाई प्रोडक्ट है, आप एल्गोरिदम्स को ट्रेन कर रहे हो डेटा के ऊपर। लेकिन हमें आदत हो गई है, हम बोलने लगते हैं ठीक है मॉडल मॉडल, क्योंकि सभी मॉडल बोल रहे हैं, तो भाई वही होगी ठीक जो सब बोल रहे हैं। सो अब यहाँ पे देख सकते हो मल्टी हेड अटेंशन, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप एकेडमिक्स में हो, कॉलेजेस में हो, सो हम लोग पढ़ते रहते हैं कि भाई आरएनएन है एक, जीआरयू है एक, रिकरेंट यूनिट, गेटेड, और ट्रांसफॉर्मर, जो कि ट्रांसफॉर्मर अगर नहीं होता तो हम कहाँ होते? मतलब ये चैट जीपीटी बोल रहा होता, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं होता तो ये सब मॉडल्स कहाँ होते हैं एक्चुअली, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर ने जो अचीव किया है, लॉ ऑफ जो स्केल होती है उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करके ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप आगे चला गया। सो वैसी चीजें हैं, बट अभी सीलिंग स्टेज आ गई है, ट्रांसफॉर्मर के बाद भी नए आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स अभी आएंगे, इसके ऊपर बनेगी, बातें होंगी बाद में। लेकिन आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, एलएसटीएम, जीआरयू पहले हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमें छोटे चीजें क्रिएट करने में हेल्प करते थे, छोटे टेक्स्ट जनरेट करने में, एक दो वर्ड्स के ऐसे कुछ करने में हेल्प करते थे। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा, मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर की कोर पार्ट होती है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर यहाँ पे गूगल करो, अगर आप कोई भी लेट से इमेज भी खोल लो, अगर ये एक बड़ा इमेज हो, ये इसमें चला गया, थोड़ा सा डिफरेंट चीजें यहाँ पे मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसी को खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, ये पकड़ लो। आप इसको अगर देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दिखने को मिल रहे हैं, एक एक फ्लो है, यहाँ पे एक आर्किटेक्चर फ्लो दिख रहा है, जहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखने को मिलेंगे, डिकोडर, इनकोडर, फीड फॉरवर्ड, ये चीजें दिखने को, इसमें हम करेंगे कवर। लेकिन यहाँ पे आपको देखो मल्टी हेड अटेंशन दिखेगा, कि भाई मल्टी हेड अटेंशन क्या है। सो वो एक कोर पार्ट है ट्रांसफॉर्मर का। ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मर जैसे होता है ना, गांव में या शहरों में ट्रांसफॉर्मर लगती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, वो ऐसे ही आर्किटेक्चर है ट्रांसफॉर्मर की, दिखने में ऐसा है, इसलिए उसको बोल दिया ट्रांसफॉर्मर्स। सो इसको बंद क्यों हो गया भाई? ट्रांसफॉर्मर्स में आ गए, ठीक है। उससे ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, अपने पे चलते हैं, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट, हाँ डेटा सेट हो गया, टेक्स्ट हाई। यहाँ पे एक चीज छूट गई, ये है डेटा लोडर। जब हमने डेटा सेट्स बना लिया, उसको फिर हमें पाईटॉर्च के डेटा लोडर में डालना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके वो कंपेटेबल होगा, उसको हम ट्रेनिंग में यूज कर पाएंगे। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे हम डेटा सेट बना रहे हैं,
लेकिन डेटा लोडर में क्या हो रहा है कि हम उस डेटा सेट को लोड कर रहे हैं, बैच साइजेस हमने डिफाइन कर दिया, मतलब बैचेस में, जैसे मैंने बताया कि बैचेस में डेटा को दिया जाएगा, तो यहाँ पे वो बैचेस हम डिफाइन कर दिए, चार चार सेंटेंसेस का ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे बैच साइज 4 मतलब 4 सेंटेंसेस का ग्रुप होके जाएगी। तो मान लो आपको 20 है, 20 सेंटेंसेस है, मान लो ऐसे लेमन टर्म्स में समझो 20 है, तो आपके पास चार चार करके उसको सेंटेंसेस भेजेंगे, मतलब 5 बार जाएगी वो, और वहां पे इपॉक्स की बात करेंगे थोड़े टाइम पे, लेकिन मोटा मोटी यही समझो कि वो ग्रुपिंग हो जाएगी 4 सेंटेंसेस का, और मॉडल को वैसे मिलेगा, तो वो समझ लो। सफल का मतलब ये है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें है भाई। सफल मतलब वो जो है हर बार डेटा को रैंडम तरीके से भेजेगा, ठीक है, एक सेट पैटर्न नहीं है, रैंडमाइजेशन हो जाएगी वहां पे, सफलिंग वो बहुत जरूरी है एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए। तो मॉडल अच्छे से जनरलाइज हो जाएगी, क्योंकि मॉडल क्या होता है, कर्व जो होगा वो जनरलाइज होना चाहिए, ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग वाली चीजें होंगी बाद में, वो ना हो, तो वो जरूरी है। तो आप यहां समझ लो, ये तो हम समझ गए कि डेटा हमारे यहां तक, हमारी डेटा रेडी हो गई है। अभी तक हमने टोकनाइजेशन करके अच्छे से डेटा को रेडी कर लिया। अब हम मॉडल को डिफाइन कर रहे हैं, और पहला चीज है मल्टी हेड अटेंशन की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैंने पहले ही बताया था कि न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल आपको दे देता है टॉर्च, यहाँ पे एनएन। तो एनएन के अंदर सारे मॉड्यूल बने हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की जो आर्किटेक्चर्स में आप ब्लॉक्स देखते हो उसके सारे एनएन में बने हुए हैं मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम वो, यहाँ पे ध्यान से देखो, बेस क्लास फॉर ऑल न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल्स, योर मॉड्यूल शुड ऑल्सो सब क्लास दिस क्लास, मॉड्यूल कैन ऑल्सो कंटेन अदर, तो ये मेन है एनएन डॉट मॉड्यूल। अब यहाँ पे सबसे पहले ये है मल्टी हेड अटेंशन। इसका काम ये होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड एक दूसरे को कितना ध्यान दे रहा है, ये वो है, वो सीखना, मतलब यहाँ पे मल्टी हेड अटेंशन की बात होती है। तो यहाँ पे आप तीन चीजें समझो, मैं यहाँ पे पहले लिख लूं, वरना फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो डी मॉडल, चलो मैं मॉनिटर से देख लूंगा। डी मॉडल यहाँ पे आ जाते हैं कास्टिंग पे, यहाँ पे है डी मॉडल, फिर है नंबर ऑफ हेड्स, और क्या थी, नंबर ऑफ हेड्स, एंड देन हाँ यही यही तो है एक्चुअली। बाकी आपको हर हेड को मिलने वाला डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा, ये डायमेंशन है बेसिकली, लेट्स से लिख ही देता हूँ डी के। सो हर एक हेड को डी के। नाउ लेट्स गो टू कास्ट हियर। नहीं, जो डी मॉडल देख रहे हो, ये एक साइज होती है हिडन लेयर की। सो ये हिडन लेयर की साइज है, आप ये समझो। इसको बोलते हैं डी अंडरस्कोर मॉडल, जो यहाँ पे डिफाइन किया गया, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ डॉट डी अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू डी अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है, मतलब कितने हिडन लेयर्स की साइज क्या होगी, हिडन लेयर्स होते हैं, राइट, आपकी न्यूरल नेटवर्क में पढ़ा होगा आपने। सो वो यहाँ पे आ गया ना। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब क्या होता है कि अटेंशन, कितने अटेंशन हेड्स एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ हेड्स, कि भाई कितने अटेंशन जो हेड्स हैं एक साथ चल रहे हैं। तो वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कितने अटेंशन के जो हेड हैं वो एक साथ ऐसे आएगी चल रहे हैं, वो जरूरी है, ठीक है। और ये जो डी अंडरस्कोर आप के देख रहे हैं, वो हर हेड को मिलने वाली एक डायमेंशन होती है, जिसको हम सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, ये देखो। सो आपको हर हेड को मिलने वाली डायमेंशन साइज, बेसिकली ये साइज होगी, तो वो आपके लिए जानना जरूरी है। अभी तक हमने ये चीजें देखा है। नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड दिखेगा, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू के, डब्ल्यू वी, डब्ल्यू आई, ये कुछ नहीं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में हर जो वर्ड होती है, हर वर्ड से तीन चीजें निकाली जाती हैं आपको। तो ये जैसे डब्ल्यू मतलब आप समझ लो कि भाई ये तो डब्ल्यू मेरे को वर्ड दिख रहा है, ठीक है, ये एक वर्ड है, उससे हर एक वर्ड से तीन चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो आप ये हमेशा आप आगे भी देखोगे, आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, जब आप फाइन ट्यूनिंग भी करोगे, टेक्निक जैसे लोरा और क्यू लोरा की जो टेक्निक्स हैं, जिसे हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं लिमिटेड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उस पे, उसमें भी आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई मॉडल का जो आप पहले आर्किटेक्चर डायग्राम देख के, आर्किटेक्चर प्रिंट करके, पाइपलाइन प्रिंट करके आप वहां से आइडेंटिफाई करोगे कौन सा सपोर्टेड है। सो ट्रांसफॉर्मर में जो हर वर्ड है उसको याद रखो, तीन चीजें आपको निकालनी है, उसमें से पहली हो गई, मैं यहाँ पे अगर वैसे लिखूं, चीज मुझे याद ही है, तो रट्टा मार लिया है, ट्रांसफॉर्मर से, ट्रांसफॉर्मर्स से नहीं होगा ये तो, ट्रांसफॉर्मर में हर वर्ड से तीन चीजें
निकाली जाती हैं, ऐसे लिख देता हूँ। और हिंदी में लिख रहा हूँ कि भाई अगर अंग्रेजी समझ में ना भी आए तो भी चलेगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सच बता रहा हूँ। वो बेवकूफ बनाते हैं सिलिकॉन वैली वाले बैठ के भाई। सिर्फ एक ही चीज है कि उनके पास रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा बहुत है कि जहां पे वो क्लाउड पे और इतने जीपीयू पे मॉडल को ट्रेन कर पाते हैं। ऑफ कोर्स डेटा भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि मेटा के अभी जो हमारे महाशय हैं मार्क जुकरबर्ग साहब, वो सारे पोच कर रहे हैं बहुत सारे रिसर्चर्स को। उसमें से एक बंदा है एलेक्जेंडर वैंग, जो कि आसपास मेरे ही एज का होगा, मेरे से शायद थोड़ा बड़ा होगा। उन्होंने कुछ कितना बिलियन डॉलर दे के उसको खरीद लिया है बेसिकली। ऐसे ही बोलूंगा, गाली मत देना। सी खरीदा है ऐसा नहीं, राइट वर्ड नहीं है, उसको अपने टीम में ले लिया, सुपर इंटेलिजेंस की जो टीम बना रहा है, बिकॉज उसने स्केल एआई कंपनी बनाई है बंदे ने। वो ड्रॉप आउट है आईवी लीग से, और उसने डेटा पे फोकस किया, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। वो डेटा एनोटेशन कंपनी बनाया जहां पे हाई क्वालिटी डेटा को क्रिएट करता था, और सारे ये जो क्रिएटर्स हैं, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल, सारे उसकी सर्विसेज लेते हैं। मेटा ने क्या किया, जुगरबर्ग ने उसी को खरीद लिया, भाई तू आजा कि बाकी कंपटीशन ही किल कर दूं, कि जितने हाई क्वालिटी डेटा वो मेरे पास हो जाए। तो वो बहुत जरूरी है आपको समझना कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए राइट चीजें एट द राइट थिंग, राइट टाइम एंड द राइट प्लेस, वो ये चीज है, वही चीज है बस। तो यहाँ पे तीन चीजें निकालेंगे हम। पहली आपकी हो जाएगी अगर उसी तरह बात करें, क्वेरी, जिसको हम क्यू बोलते हैं। तो अगर मैं इस पे वापस जाऊं, यहाँ पे आप देख मैं रन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे को डाउट हो रही है एक्चुअली। मैं इसको रन कर दूं, इसको भी रन कर दिया, इसको भी रन कर दो, क्लास को भी। ना यहाँ पे देखो, आपकी तीन चीजें आ जाएंगी। आपकी आ जाएगी क्यू के वी। सो क्वेरी हो गई, के को की बोलते हैं, और वी वैल्यू हो गई। ये तीन चीज याद रखना, क्यू के वी। ठीक है, यहां पे ये तीनों एक वर्ड के मीनिंग और इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है एक वर्ड के मीनिंग और इंपॉर्टेंस, भाई कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पे ये एम्फेसाइज करते हैं, बेसिकली उस पे इंपॉर्टेंस बताते हैं। ये लीनियर लेयर्स जो देख रहे हो राइट साइड में, एन एन डॉट लीनियर, लीनियर लेयर्स है। ये लीनियर लेयर्स क्या करते हैं, इनको प्रोजेक्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इनको प्रोजेक्ट करने में मदद करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एन एन डॉट लीनियर यूज कर रहे हैं, जहां पे हम डी मॉडल को यूज कर लिए। तो यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, एक मिनट नीचे आ जाता हूँ, और हम नेक्स्ट में जाएंगे। अंत में किधर गया, ये जो डब्ल्यू वो देख रहे हो, क्योंकि ये तो छूट ही गया। ये तीन चीजें समझ गए, क्वेरी की वैल्यू, ये जो डब्ल्यू ओ है बेसिकली ये इन सबको कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखना, डब्ल्यू ओ कंबाइन कर देगा। ठीक है, अब ऊपर चले जाओ, फॉरवर्ड पास। ये एक थोड़ा सा इसको पढ़ने के पहले एक जेफरी हिंटन का पेपर है, वो पढ़ लो, बैक प्रोपगेशन, काफी क्लियर हो जाएगी चीजें। और 1989 में आई थिंक पब्लिश किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ईयर था 86 या 89 कुछ होगा। बैक प्रोपगेशन की एल्गोरिदम आई थी, उसमें आप पढ़ सकते हो ये सब, कि कैसे चीजें फॉरवर्ड पास कैसे हुए हैं, बैकवर्ड पासेस, ये सब कुछ आप समझ पाओगे। सो फॉरवर्ड पास यहाँ पे स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हो डिफाइन फॉरवर्ड, जहां पे हमने कुछ एक्स, मास्क, ये सब समझेंगे। फॉरवर्ड फंक्शन में क्या होता है, एक्चुअल अटेंशन कंप्यूट हो जाती है हमारी, मतलब जो अटेंशन की कंप्यूटेशन है वो फॉरवर्ड पास में होती है। ठीक है, जो हमारी अटेंशन की लेयर है। सो यहाँ पे जो ये एक्स देख रहे हो, ये एक्स का साइज जो है, बैच साइज, सीक्वेंस साइज और डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसे बैच साइज हो गई, सीक्वेंस साइज हो गई और डायमेंशन हो गई, उसको बोलते हैं एक्स डॉट साइज। तो यहाँ पे मोटा मोटी अभी आप ये समझो, इसको हम आगे जब थोड़ा नीचे जाएंगे तो और क्लियरली समझेंगे। अगर इसको बताया जाए तो थोड़ा सा लेमन टर्म्स में, सेंटेंसेस जो हैं, कितने सेंटेंसेस जो हैं, हर सेंटेंस में कितने टोकन्स हैं। सो हर एक सेंटेंस में टोकन्स कितने हैं। ठीक है, और हर टोकन की लेंथ कितनी है, यहाँ पे हम वो डिसाइड कर रहे हैं फॉरवर्ड पास में। ठीक है, कि आपकी जो सेंटेंस में कितने टोकन्स हैं और उस टोकन्स की लेंथ क्या है, यहाँ पे वो डिस्कशन हो रही है कोड में फॉरवर्ड। तो वो आप जान जाओ। नाउ ये जो तीन लाइन देख रहे हो, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, ये जो चीजें हैं जो हमारी इनपुट को क्यू वी क्यू के वी में बदलते हैं, और हर अटेंशन एलप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। यहाँ पे हिस्सा मिल रहा है, बेसिकली यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं चीजें। तो यहाँ पे आप देखो, रीसेप किधर कर रहे हैं, यहाँ पे रीसेप ही हो जाएगी आपकी, बेसिकली ट्रांसपोज कर दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगी बेसिकली, कि आपकी रीसेप कर रहे हैं ताकि हर हेड को अलग अलग फोकस करने का मौका मिले। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मर की पेपर पढ़ लो, अटेंशन इज ऑल यू नीड करके, सो ये जो पेपर है अटेंशन इज ऑल यू नीड, इसमें भी आपको काफी अच्छा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये कैसे पूरा काम हो रहा है। वही आर्किटेक्चर अभी हम लोग देख रहे थे। तो ये जो आर्किटेक्चर देख रहे थे,
यही आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं। आप देख लो यहाँ पे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क वाली चीजें आ गई, मल्टी हेड अटेंशन आया, फिर फीड फॉरवर्ड आ गया। यहाँ पे देखो ये जो चीजें देख रहे हो आपने, इनपुट बना लिए, इनपुट की एम्बेडिंग्स यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इनपुट्स आए, टोकनाइजेशन हुई, इनपुट्स में क्या हुए, टेक्स्ट डेटा हुए, बीओएस स्पेशल टोकन्स ऐड हुए, फिर उसको टोकनाइजेशन किया गया, फिर इसको इनकोडिंग्स किए गए, यहाँ पे आईडी असाइन की गई। तो वही चीज देखो यहाँ पे हो रही है, इनपुट्स एम्बेडिंग बन गई, मल्टी हेड अटेंशन आया, और फिर फॉरवर्ड फॉरवर्ड पास आया हमारा। आप देख सकते हो, टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर टोकन्स, टेक अ मोमेंट टू थिंक एंड प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। वापस जाते हैं इस पे, और जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही ये कोड करना है आपको, थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हो बेसिकली। अगर दूसरे आर्किटेक्चर्स भी हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, लामा के आर्किटेक्चर थोड़े अलग हैं, अगर उस पे जाएं तो इसमें आ जाओ। ओके, अटेंशन वेट्स की बातें करेंगे। यहाँ पे आप अटेंशन वेट्स देख लो, ठीक है। यहाँ पे अटेंशन की वेट्स आ गई। बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं अटेंशन की। ये जो देख रहे हो, अटेंशन वेट्स इक्वल टू टॉर्च डॉट सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। हम यहाँ पे अटेंशन स्कोर को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी हर वर्ड कितने ध्यान से दूसरे वर्ड पे फोकस कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो सॉफ्ट मैक्स एक फंक्शन होती है, ठीक है। ये सॉफ्ट मैक्स जो फंक्शन देते हो, लॉजिस्टिक फंक्शन है सॉफ्ट मैक्स। ये आपको नॉर्मलाइजेशन में हेल्प करता है, स्कोर को नॉर्मलाइज कर देता है। जो वैल्यूज होते हैं ना, एक नॉर्मलाइजेशन रेंज, एक रेंज में आ जाएगी, सारे उसी रेंज में रहेंगे, तो नॉर्मलाइज हो जाए ताकि टोटल 1 हो जाए। यहाँ पे आप देखो, अटेंशन वेट्स इक्वल टू टॉर्च डॉट सॉफ्ट मैक्स स्कोर्स डायमेंशन इक्वल्स टू, जो लिखा है आपकी डायमेंशन हो जाएगी। मैं इसको रन किया कि नहीं, सो लेट्स रन इट ऑल्सो। यहाँ पे रन हो गई। नाउ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट आया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैटमल बोलते हैं इसको। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या होगी कि इसको फिर कॉन्टेक्स्ट से निकाल दिया जाता है, ठीक है। कि जो एक तरह का बेसिकली एक वेटेड एवरेज है, यहाँ पे अटेंशन वेट्स भी देखते हो, जो वैल्यूज के उसको कॉन्टेक्स्ट से निकाल दिया जाता है, यहाँ पे वो चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रांसपोज, अब हम अलग अलग हेड्स के आउटपुट जो हो जाएंगे यहाँ पे, उसको वापस एक साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट ट्रांसपोज डॉट कॉन्टिग्यूअस डॉट व्यू, यहाँ पे आपस में एक साथ जोड़ रहे हैं, यानी अटेंशन के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स ना उस पे एक दूसरे को देखते रहते हैं, इंपॉर्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया, और अटेंशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव को कंबाइन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपको समझना है, और फिर एक फाइनल लीनियर लेयर्स से इसको निकाल देते हैं। ये देखो आउटपुट सेल्फ डॉट डब्ल्यू ओ आउटपुट निकाला जाता है। यहाँ पे आपकी आउटपुट आ गई। तो ये फॉरवर्ड की पूरी कहानी थी। नाउ अगला जो मॉड्यूल आया, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क आया। यहाँ पे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क वो इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक में एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क भी होते हैं। हर एक ट्रांसफॉर्मर की जो ब्लॉक्स होती है, जो भी ब्लॉक देख रहे हो ना यहाँ पे, हर एक ब्लॉक में एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फीड फॉरवर्ड है, एन एन डॉट मॉड्यूल वापस आ गया, ठीक है। इसे हम फीड फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है। ये फीड फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि ये अटेंशन के बाद एक, सॉरी मेरी थोड़ी सर्दी हो गई है, सो अटेंशन के बाद एक प्रोसेसिंग स्टेप होता है। ये जो फीड फॉरवर्ड का देखते हो, ये हर वर्ड के रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा रिफाइन करता है, ये वही करता है। इसमें मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि रेल्यू क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है, कैसे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। जैसे ये काफी बायोलॉजिकली एनालॉजीज भी हम ले आ सकते हैं, यहाँ पे काफी सिमिलर है। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, वैसे जैसे ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस क्रिएट होते हैं, वैसे ही जब ये रेल्यू जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस आते हैं, तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीजें हो रही हैं कि रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा रिफाइन कर देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद आ जाएगी हमारी ट्रांसफॉर्मर की ब्लॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर की। यहाँ पूरा ट्रांसफॉर्मर का एक ब्लॉक है, जो ये देख रहे हो। यहाँ पे पहले हमने मल्टी हेड देख लिया, फिर हमने फॉरवर्ड पास देख लिया, फिर हमने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क देख लिया। वो अलग अलग साइलोज में हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मर की ब्लॉक बन रही है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा आपको। पहले आ गया मल्टी हेड, ये देखो, पहले हमने मल्टी हेड ला दिया, फिर हमारा फीड फॉरवर्ड आ गया, फिर हमारा नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट आ गए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ड्रॉप आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ट्रेनिंग जो है स्टेबल और रोबस्ट रहे, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट तो करना ही पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा कि एक रेंज में रहे चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें आ गई, ये देख लो। और सेम चीज आप यहाँ देख पाओगे, ये देखो, ये एक ट्रांसफॉर्मर का ब्लॉक हो गई, ये एक ट्रांसफॉर्मर की ब्लॉक है बेसिकली। सो उस ट्रांसफॉर्मर की ब्लॉक, ये देखो, रेसिडुअल कनेक्शंस एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन, तो वो सब सारी चीजें हैं यहाँ पे।
अगर आप देखोगे ध्यान से तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा वो समझना, बट दैट इज व्हाट इट इज, थोड़ा है। तो ऐसे कई ब्लॉक्स मिलके पूरा ट्रांसफॉर्मर मॉडल बनाते हैं। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा मॉडल बनाना है तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स बढ़ते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा फंडा है। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है। नाउ तो जैसे बताया कि ट्रांसफार्मर की जो ब्लॉक्स हैं, ट्रांसफार्मर की ब्लॉक आ गई भाई, ये मेरे ट्रांसफार्मर ब्लॉक है, जैसे मल्टी हेड अटेंशन है, जिसमें फीड फॉरवर्ड लेयर्स हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स होंगे, ड्रॉप आउट एंड नॉर्मलाइजेशन। हर एक ट्रांसफार्मर जो है उसमें दो स्टेप्स होते हैं, आपको याद रखने हैं, एक सेल्फ अटेंशन और एक फीड फॉरवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पेपर भी पढ़ लो आप, अटेंशन इज ऑल यू नीड, ठीक है। ये उसमें ही आपको सेल्फ अटेंशन की आ जाएगी। यहाँ पे देखो दो चीजें होंगी, सेल्फ अटेंशन होंगी और फिर फीड फॉरवर्ड होगा, ये दो चीजें होंगी। सेल्फ अटेंशन जहां हर वर्ड बाकी वर्ड पर ध्यान देता है। तो मान लो एक वर्ड है और 10 और भी वर्ड्स है, तो जो ये वो एक वर्ड है वो 10 वर्ड पे ध्यान देगा। तो ऐसे करके आप समान कर लो, जो उसके बाद सेकंड वर्ड है वो और भी बाकी वर्ड्स पे ध्यान देगा। तो एक वर्ड हर एक वर्ड पे ध्यान देंगे, वो आपकी सेल्फ अटेंशन वाली चीजें आ जाएंगी। फीड फॉरवर्ड अगेन सिंपल है, जहां पे नॉर्मलाइजेशन आ गया, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन जैसे ही आया है समझ लो कि थोड़ा सा आउटपुट को रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। सो दोनों स्टेप के बाद हम एक शॉर्टकट कनेक्शन करते हैं जिसको रेसिड्यूअल बोलते हैं बेसिकली, जहां पे नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। जैसे मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे ही फीड फॉरवर्ड खत्म होगी वहां पे रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब क्या है, बचा कुचा, बचा कुचा चीजें जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देख लो, रेसिड्यूअल कनेक्शंस एंड लेयर नॉर्मलाइजेशन हर एक उसमें है, हर एक ब्लॉक में आपको देखने को मिल जाएगा, वो ऐड नॉर्म ऐड नॉर्म ऐड नॉर्म करके ना। उसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो भी बचा कुचा रहता है ना रेसिड्यूअल, उसको मॉडल बेहतर तरीके से सीख सके। बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे रेसिड्यूअल्स। तो यहाँ पे वो आ जाती है, यहाँ पे देख सकते हो कि शॉर्टकट कनेक्शन बोलते हैं रेसिड्यूअल्स को, और नॉर्मलाइजेशन यूज करके मॉडल को रिफाइन कर सके कि बेहतर तरीके से सीख सके भाई तू। और यहाँ पे वो चीजें हो गई। उसके बाद आ गया हमारा फाइनल क्लास, जिसको बोलते हैं, अभी हमने सिंपल एलएलएम नाम दिया, कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे आप लामा एलएलएम दिए तो लामा एलएलएम बन जाएगा। तुम यहाँ पे भोजपुरी एलएलएम बोल दो या हिंदी एलएलएम बोल दो या बनारसी एलएलएम बोल दो, कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या हो जाता है कि पूरा एलएलएम मॉडल हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। हमने मल्टी हेड कर ली, फीड फॉरवर्ड पास कर लिया, फिर ट्रांसफॉर्मर के एक ब्लॉक बना लिए, उसमें सब कुछ रेसिड्यूअल कनेक्शन है, नॉर्मलाइज कर दिया, मॉडल रिफाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि फाइनल की जो मॉडल क्लास है यहाँ पे एलएलएम बन रही है आपकी। तो यहाँ पे वो चीजें हो रहा है। सबसे पहले टोकन की एम्बेडिंग देख पाओगे यहाँ पे, सेल्फ डॉट टोकन एम्बेडिंग्स। ये हर एक अक्षर को, अक्षर कैरेक्टर, अक्षर बोल लिया उसको, अक्षर पटेल नहीं, अक्षर, हर एक अक्षर को वेक्टर्स में बदलते हैं। फिजिक्स पढ़ा होगा, स्केलर वेक्टर, और एक और चीज होता है टेंसर, जो कि मोर देन 2 डायमेंशनल मान लो, बोल लो, ऐसे बोल लो चलो, कि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, तो वेक्टर्स हो गए हैं। तो ये समझ लो कि हर एक अक्षर को वेक्टर में बदल दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली वेक्टर, मोटा मोटी ऐसे समझो कि नंबर्स में क्रिएट किया जा रहा है आपको। फिर आ जाती है पोजिशनल एम्बेडिंग। ये देख लो, पोजिशनल एम्बेडिंग में क्या होती है कि अब अक्षर तो तूने नंबर में कन्वर्ट कर दिया भाई, लेकिन मॉडल समझेगा कैसे कौन अक्षर का नंबर कहां से है, तो आईडी कुछ तो क्रिएट करने पड़ेंगे, तो मॉडल समझ सके कि कौन सा अक्षर कहां है। तो उनको पोजीशंस देते हैं बेसिकली, पोजीशंस की उसको बोलते हैं पोजिशनल एम्बेडिंग्स, वो एक चीज है। और फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स। यहां पे आप देखो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक हो सकते हैं, हमने तो बस एक ही लिया है। जो बड़े मॉडल्स, जो आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, उनके पास ये बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, जो कोड्स, ये वाली जो ब्लॉक दिखा रहा हूँ कोड की, वहां पे होती है। और आखिरी में एक लीनियर लेयर आ जाएगी, ठीक है। आप उसको समझना है कि लीनियर लेयर आ गया, जो हेड होता है लीनियर लेयर, जो हर पोजीशन पे अगला कैरेक्टर को प्रिडिक्ट करता है कि भाई अगला कैरेक्टर क्या जनरेट होगा, ठीक है। अब वो कैसे उसको आप इवेलुएट कर सकते हो परप्लेक्सिटी और बर्स्टिनेस स्कोर से, उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो सेपरेट टॉपिक है। लेकिन हर एक आपकी कैरेक्टर प्रिडिक्ट करती है मॉडल। जितना डीप होगा आपकी नंबर ऑफ लेयर्स, उतना बेहतर पैटर्न सीख पाएगा। तो आपको बस ये समझना है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई फॉरवर्ड की जो हमारी मेथड है। उसके बाद हम ट्रेनिंग लूप में चले जाएंगे आई थिंक, हाँ। सो फॉरवर्ड की मेथड आ गई। जब हम मॉडल को इनपुट देते हैं ना, जैसे मैं घर जा, मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, मैं घर जा बोलता हूं, तो मान लो यहां पे लिख देता हूं मैं घर जा, मान लो ये मेरी एक इनपुट है, मैंने इसको बोल दिया। सबसे पहले वो हर एक अक्षर को वेक्टर में बदल देगा,
ठीक है, जैसे टोकन एम्बेडिंग होगी, फिर हर अक्षर को एक पोजीशन वेक्टर, पोजीशन का भी एक वेक्टर ऐड किया जाएगा। तो पहले वो चीजें हो जाएंगी ताकि मॉडल को पता चल जाए कौन सा अक्षर कहाँ है, और वो फाइनल इनपुट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, हाँ, फाइनल इनपुट की ये जो चीज है एक्स इक्वल टू, जो आप देख रहे हो टोकन एम्बेडिंग प्लस पोजीशन एम्बेडिंग्स, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल इनपुट रिप्रेजेंटेशन है हमारी जो एक्स है, एक्स जो होगी ये हमारी फाइनल इनपुट रिप्रेजेंटेशन होगी। ये वाली मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो आप, फाइनल इनपुट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि आपको ऐसे हर एक अक्षर को, क्योंकि कैरेक्टर्स होते हैं, ये लाइब्रेरीज हैं, टिक टोकन्स, ऐसे लाइब्रेरीज आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कितने टोकन्स हैं, कैरेक्टर लेवल पे कैसे हैं, तो वो सब चीजें होती हैं एक्चुअली। फिर ये जो ब्लॉक है, ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा। टॉर्च डॉट ट्रेल जो देख रहे हो, इसको मास्किंग बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे अटेंशन मास्किंग हो रही है इस स्टेप में। अगर इस कोड ऑफ ब्लॉक को मैं बताऊं, मास्क इक्वल्स टू टॉर्च डॉट ट्रेल को, एक बार देखता हूँ, अनस्क्विच कर दिया इनपुट। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक ट्राइंगुलर मास्क होता है बेसिकली, जिससे मॉडल फ्यूचर्स टोकन्स को ना देख सके। फ्यूचर के टोकन्स को ट्राइंगुलर मास्क बोलते हैं इसको, इस वाले चीज को, जो हम यहाँ पे मास्किंग कर रहे हैं। जैसे प्रिडिक्शन के वक्त मान लो जा देख, मान लो इसको, ये तो कनेक्शन फेल्ड हो गई है, तो इसको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट, मैं इसको कनेक्ट कर लूं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गई होगी। इसको कनेक्ट करते हैं, 1 मिनट, फिर हम समझेंगे कि जैसे मॉडल में मान लो जा देखकर मॉडल रहा प्रिडिक्ट ना कर दे, मैं घर जा रहा, ठीक है। सो स्टार्ट ना हो जा भाई, तू बंद क्यों हो जा रहा है एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे तो मान लो मैं घर जा बोल रहा हूँ, तो ये घर जा देखकर मैं घर जा रहा प्रिडिक्ट ना करे, इसके लिए हम इसको ट्राइंगुलर मास्क क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग, जिसको सीएलएम बोलते हैं बेसिकली। जो मॉडल्स जो हम बनाते भी हैं, लैंग्वेज मॉडल्स को अगर मोटा मोटी डिवाइड करूं तो दो तरीके के होते हैं, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग और कैजुअल, कैजुअल नहीं सॉरी, कैजुअल लर्निंग बोलते हैं, कैजुअल लैंग्वेज मॉडलिंग, सीएलएम एंड एमएलएम, मास्क लैंग्वेज। मास्क में बेसिकली फिल इन द ब्लैंक है, एक टोकन्स को फिल कर देगा, वो मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग है। और हो गया कैजुअल लर्निंग मॉडल, जिसमें जनरेशन होगी टेक्स्ट की, टेक्स्ट को जनरेट किया जाएगा, तो वो आपको समझना जरूरी है। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप ट्रायंगुलर मास्क क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे ट्रायल देख लो ना, ये TRIL ट्रायंगुलर मास्क है बेसिकली। यहाँ पे जहां पे हम ऐसे कर दिए कि भाई जो तेरा प्रिडिक्शन के वक्त मॉडल ना, पिछला वाला जो है मैं घर जा, ये जा की वर्ड है, इस पे आ जाओ, ये जा को देख के, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है काफी जा, उसको देख के भाई तू रहा प्रिडिक्ट ना कर दे कैजुअल में, ये उसके लिए हम कर रहे हैं। सो उसके बाद आ जाएगी आपकी ट्रांसफॉर्मर की ब्लॉक, ठीक है, आउटपुट लेयर। सो आउटपुट लेयर आ गई आपकी, ये वाली पार्ट कंप्लीटली, ये ट्रांसफॉर्मर की जो आप देख रहे हो, और सिंपल है, नॉर्मलाइजेशन कर दिए कि नॉर्मलाइजेशन हो गई, और फिर फाइनल लेयर में हेड आ गया। यहाँ पे देख लो सेल्फ डॉट हेड, हर एक यहाँ हर पोजीशन पर एक स्कोर दिया जाता है, ठीक है, स्कोर दिया जाएगा। फिर अगला अक्षर क्या होना चाहिए ना, उसके लिए स्कोरिंग होगी, ठीक है, कि भाई अगला अगला अक्षर क्या होगा, और यहीं से स्कोर को प्रिडिक्शन दिया जाता है, और प्रिडिक्शन किया जाता है, रादर मैं बोलूंगा दिया नहीं जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है। और यहाँ पे लॉजिक्स आ गए, बेसिकली लॉजिक्स आर ऑलवेज दैट्स वेयर यू डू डिकोडिंग ना, हम यहाँ पे डिकोडिंग करेंगे और वापस ले आएंगे भाई अक्षर क्या था, तो यहाँ पे वो चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम आ गए उस स्टेप में, मॉडल की डेफिनेशन खत्म हो गई, मॉडल को डिफाइन कर लिया, मॉडल हमारा रेडी है ट्रेन होने के लिए। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं मॉडल को क्रिएट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे तो 2 डिवाइस कर दिया, मतलब जीपीयू पे भाई तू रेडी है अपने काम करने वरने के लिए, ट्रेन कर लो। फीड फॉरवर्ड इज नॉट डिफाइंड, कुछ तो छूट गया, आई थिंक फीड फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर एडम देख रहे हो ना, आपने पहले ही बताया था कि वेट्स जो होते हैं, मतलब जो लर्निंग्स है मॉडल की, जो भी डेटा है ना, उसको वेट्स एंड बायसेस आपने पढ़ा होगा, किताब भी है और एक लाइब्रेरी भी है, टूल भी है, WB वेट्स एंड बायसेस, वेंड भी बोलते हैं उसको। नाउ ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि वेट्स में सारे नॉलेज छुपे हुए हैं। जो मॉडल है उसका सब कुछ चिट्टा कट्ठा वो वेट्स में है, और बायसेस क्या करते हैं, उसको वेट्स को अपडेट किया जाता है, वहां पे लॉस फंक्शन यूज होता है, जो भी गलतियां कर रहा है उससे वो वापस आके सीखेगा और वेट्स अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे वो चीजें हैं, तो उसके लिए हम एडम यूज कर रहे हैं, वेट्स को अपडेट कर दिया। अब एडम भी एक
अलग टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, आप थोड़ा देख लेना। लेकिन यहाँ पे वो राइवेट्स को अपडेट कर दिया। लॉस फंक्शन देख रहे हो, हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज कर रहे हैं। ये बताता है, सिंपल फंडा बता रहा है भाई तू कितना गलत है। यहाँ पे वो बताता है कि भाई तुम कितना गलती कर रहे हो, कितना गलत है। और जो पैड टोकन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, पैड टोकन्स को इग्नोर करता है, क्योंकि वो मीनिंगफुल चीजें नहीं है ना, पैडिंग खाली स्थान है, रिक्त स्थान, तो मीनिंगफुल नहीं होते। तो यहाँ पे वही फंडा है, मॉडल ऑप्टिमाइजर एंड क्राइटेरियन। तो ऑप्टिमाइजर से क्या होगा, वेट्स अपडेट हो गए, और क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या करता है कि तू कितना गलत था वो बता रहा है, ठीक है। और टोकन्स को इग्नोर कर दिया, पैड टोकन्स को, उसका कोई मीनिंग नहीं है, सिंपल फंडा है ये। अब ये जो प्रिंट किया हमने, यहाँ पे बताना है कि मॉडल में पैरामीटर्स कितने, मतलब कितनी चीजें मॉडल को सीखनी है। अब यहाँ पे ये बोल दिए, जीपीटी जैसे जो मॉडल्स रहे हैं बाद में, जीपीटी 4 जैसे मॉडल्स, उनको ऐसा बोला गया कि उनमें ट्राइलियन टोकन्स थे, 2-3 ट्राइलियन टोकन्स मान लो, ऐसे बोलते। मैं गलत बोल रहा हूँ, टोकन्स नहीं भाई, पैरामीटर्स। 2-3 ट्राइलियन पैरामीटर्स हैं, ऐसे बोलते हैं, ट्राइलियन पैरामीटर्स बोलते हैं लोग। विच इज प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर कि एक टाइम पे सारे एक्टिवेटेड नहीं रह सकते, ठीक है, ऐसे जान लो, सारे जो लेयर्स होते हैं, उसमें बाद में आएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट ऐसे बोलते थे लोग कि भाई ट्राइलियंस चीजें, तो अगर होता होगा भाई, हमने देखा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो क्लोज सोर्स मॉडल है, उसको हम ऐसे पाइपलाइन को नहीं देख सकते, उसको प्रिंट करके हम नहीं पता कर सकते कि क्या है उसमें अंदर छुपा हुआ। नाउ ये देख सकते हो ट्रेन मॉडल, ये अब फाइनली आ गए, अपने फाइनल स्टेज पे आ गए, जहां पे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे सारा मैजिक होता है इधर, ठीक है, कि मॉडल सीख सके डेटा पे, एल्गोरिदम्स रैदर, ठीक है। अब इसको सब समझते हैं, आप देख लो, एक फंक्शन है ट्रेन मॉडल, ठीक है, जो मॉडल को ट्रेन करेगा, मॉडल और ट्रेन यहाँ पे आ गया। मॉडल और ट्रेन क्या करेगा, इसको ट्रेनिंग मोड में डाल देगा, इसको, ये वाली लाइन। और यहाँ पे एपॉक में, एपॉक 50 जो है, यहाँ पे क्या होगी कि एपॉक में लॉस को स्टोर करने के लिए ये लॉसेस का एक लिस्ट बना दिए गए, कि जो एपॉक्स रन होंगे, जो भी लॉसेस होंगे, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो, तो उसके लिए ये चीजें आ गई, ठीक है। अब ये 4 एपॉक इन रेंज एपॉक्स जो देख रहे हो, बैच आईडी मैंने पहले ही बताया था कि 5 और 4 जो भी था, मैं भूल गया, 4 ग्रुप सेंटेंसेस ग्रुप होके जाएंगे बैचेस में, तो मान लो 5 बैचेस हुए आउट ऑफ 20। तो यहाँ पे हर एक बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बैच वाइज ट्रेनिंग की ये लूप बनी हुई है, एक लूप है, ये देखो, यहाँ तक एक लूप चल रही है पूरी, ठीक है। हर एपॉक के अंदर हम सारे बैचेस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेसिकली सिंपल फंडा है। यहाँ पे इनपुट आईडीज जो ये देख रहे हो, इनपुट आईडीज जो ये देख रहे हो, इनपुट आईडीज मॉडल को दे दिए जाएंगे कि भाई यहाँ पे इनपुट के आईडीज हैं, और टारगेट आईडीज वो होते हैं जो मॉडल को प्रिडिक्ट करना है, इनपुट सीक्वेंस एंड टारगेट, अगर याद हो तो। इनपुट आईडीज में क्या होंगे, तुमको ये दे दिया, अब तुमको टारगेट प्रिडिक्ट करके बताओ भाई क्या टारगेट आया है तुम्हारा, ठीक है। और जीपीयू एंड सीपीयू पे भेज सकते हो इसको, यहाँ पे देख लो आपके हिसाब से। अब इसमें कुछ चीजें यहाँ पे चल रही हैं, जैसे फॉरवर्ड लॉस हो गया, फॉरवर्ड हो गया, लॉस हो गया, बैकवर्ड भी आ गए हैं कि अपडेट करना है, कि तुम गलती कर रहे हो, ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं बेसिकली नीचे। एक मिनट, वापस आ जाओ। तो जब हम मॉडल को इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट लॉजिट्स मिलता है, मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा ऊपर बताया था कि भाई लॉजिट्स मिलेगा, ये देखो लॉजिट्स। नाउ लॉजिट्स क्या हो जाएगी कि जब आपको लॉजिक्स मिल गई, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्राइटेरियन यूज कर रहे हैं, अगर आपको ऊपर याद हो, क्राइटेरियन के बारे में डिस्कस किया था कि वहां पे कितना प्रिडिक्शन गलत किया है, यहाँ पे ये फिगर आउट होगा, और जो गलती तुम कर रहे हो वो लॉस डॉट बैकवर्ड जो है ये ग्रेडियंट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। और जो ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप है उसको फिर अपडेट करेगा, ठीक है, कि जो वेट्स अपडेट करता है कि अगली बार जो प्रिडिक्शन करे भाई तू सही से कर, तू गलती करते आ रहा है। तो यहाँ पे ये फंडा हो रहा है कि पहले लॉजिक्स मिल गए, लॉजिक्स मिलने के बाद हमने उसका यहाँ पे क्राइटेरियन में भेज दिया, और क्राइटेरियन में भेज के हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करके फिर जो भी है उसको वेट को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो वेट अपडेट हो गए। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, लर्निंग रेट्स, ये सब वो सब आपको यूज होगी, बट उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस होगी, उतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देख लो कि लॉस को ट्रैक कर लिए और प्रिंट कर रहे हैं कि भाई तू कितनी गलती कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। सो हर एपॉक का एक एवरेज आ जाएगा, ये देखो एवरेज लॉस, तो हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसको 10th एपॉक में हम प्रिंट कर देंगे, ये देखो हर एक 10th एपॉक में। और यहाँ पे वही हुआ है एक्चुअली, यहाँ पे हम ये देखो एपॉक में आ गई चीजें। सो मॉडल को हम 100 बार डेटा पे ट्रेन कर रहे हैं, 100 बार, उसको बोल दिए 100 बार तू ट्रेन कर ले भाई। और 100 बार करने पे हमें कुछ, आप देख सकते हो लॉस अच्छा खासा ही जनरलाइज हुआ है,
बोलूंगा जो हमारे डेटा है उसको मद्देनजर रखते हुए लॉस कम हो रहा है, जो कि एक होक्स भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए सही है, इस वीडियो के लिए सही है। तो वो फिगर आउट कर लो। और उसके बाद फिर ये आपकी आ गई कुछ ये आप देख सकते हो कितना अच्छा ट्रेनिंग लॉस जनरलाइज हुआ है। देख के अच्छा लग रहा है, इसमें वैलिडेशन लॉस नहीं है, वो थोड़ा सा फिगर आउट कर लो। सो यहाँ पे ये आ गया, ट्रेनिंग लॉस को हमने देख लिया। उसके बाद हम इसमें जा रहे हैं, थोड़ा सा एक फंक्शन लिख लिया जो कि हम क्रिएट करेंगे, जहां पे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि जो हमने मॉडल अभी बनाया है वो हमें को आगे जनरेट करके दे। तो यहाँ पे वो फंडा आया। ठीक है, तो ये उसको यूज कर लो, एग्जाम्पल यूजेस दे देता हूँ, यूज कर लिए। सिंपल फंडा, आप देखो यहाँ पे लिख रहा है मैं स्कूल जा रहा है। थोड़ा सा गलती हो गया भाई से, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मैंने वो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है, सॉरी ये आपकी डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट थी, अगर आप कुछ नहीं पास करोगे तो मैं लेगा। और यहाँ पे मैंने ये दे दिया, और मैक्सिमम लेंथ 60 रखा है। टेम्परेचर क्रिएटिविटी के लिए यूज होता है कि मॉडल कितना क्रिएटिव हो सके। और देखो यहाँ पे जनरेट कर रहा है मैं स्कूल जा रहा है। थोड़ी सी गलती हुई है भाई से, मैं स्कूल जा रहा होता तो बेटर होता। लेकिन ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे कोई भी बेस मॉडल नहीं यूज किया, जैसे GPT-2 या कोई मॉडल, सब कुछ स्क्रैच से बनाया है पिछले 1 घंटे में। और सिर्फ 20 सैंपल दिए थे टेक्स्ट, और वहां से पैटर्न फाइंड आउट करके ट्रांसफॉर्मर की एक ब्लॉक पे सिर्फ आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी आउटपुट आई है अभी तक। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं। अगर इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसमें बाद में जाऊंगा, न्यूक्लियर सैम्पलिंग, टॉप के जो इन्फ्लुएंस के पैरामीटर्स है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको। अब यहाँ पे देख लो, मैं थोड़ा सा और भी लालची हो गया, बहुत सारे टेस्ट प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसको पूछ रहा हूँ भाई तू थोड़ा और जनरेट कर। अब इसमें देखता हूँ, मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ, मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ, वही दिए जा रहा है। आज रात को चांदनी बहुत सुंदर है, आज वहां पे थी। तो आप देख सकते हो कि हम काफी अच्छा कर रहे हैं अभी तक, मतलब ये कोई इतना ये बुरा नहीं है। अगर मैं उस हिसाब से बताऊं, अगर हमारे पास बड़ा डेटा हो, अच्छी कंप्यूट हो, तो हम और भी ब्लॉक्स बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की, और वहां पे हम इसको और अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं मॉडल को। और यहाँ पे आप ना हर एक अटेंशन का विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, ये तो मैंने चैट जीपीटी से लिया था। तो यहाँ पे आप विजुलाइज कर लोगे हर एक अटेंशन की, कि जैसे आपको ये थोड़ा सा अच्छा होता है पता करने के लिए कि कौन सा वर्ड कितने फोकस किया, और ये सब चीजें। तो उसमें थोड़ा सा अगर ऊपर आ जाओ, यहाँ पे मुझे ये वाली चीजें काफी अच्छी लगी, जैसे ये जो चीजें हैं, खिड़की, खिड़की से यहाँ पे हवा होना चाहिए, तो इसको वो नहीं ले पाया। अनकैरेक्टर टोकन्स यहाँ पे आ गए, जो ऊपर हमने डिफाइन भी किए थे, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पढ़ाई टाइम पे करनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं। बिल्ली कुर्सी पर सो रही है, तो आप देख सकते हो कि ये जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा, इसका नाम ही रखा है ट्रेन अ सिंपल मॉडल, जो कि आप ऊपर देख सकते हो, जो हमने बनाया है। बहुत सी सिंपल सी कंसेप्ट पे बनाया है, ठीक है। हाई लेवल आर्किटेक्चर इसकी यही है। इनपुट थी, टोकनाइजेशन हुई, पोजिशनल इंकोडिंग्स आए, फिर जो प्रिडिक्टेड टोकन आईडीज थे वो जनरेट हुए, और ट्रेनिंग लॉस से अपडेट होके यहाँ पे बीच में ट्रांसफॉर्म मॉडल है हमारी एक। तो ये सिंपल सी फंडा है। स्लाइड्स में वापस जाओगे, पढ़ पाओगे। आ, खुद का टोकनाइजर, हमने यहाँ पे खुद की टोकनाइजर बनाई, खुद की डेटा सैंपल क्रिएट किए, खुद का ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक और फीड फॉरवर्ड चीजें बनाई, यहाँ पे लेयर्स, टेक्स्ट डेटा की क्लास बनाई, उसको फिर डेटा लोडर में कन्वर्ट किया पाइटॉर्च के, और सिंपल एलएलएम मॉडल को डिफाइन किया, और विजुअलाइजेशन देख सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट थी। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया हो। अगर कभी नहीं काम किया है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन यही है कि आप इस कोड को फिर से गो थ्रू करो। इस कोड को मैंने कमेंटेड किया हुआ है, जितना हो सके आप समझ पाओगे। थोड़ी सी अगर कोडिंग की आपकी नॉलेज है तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। और देख सकते हो कि कोई भी मॉडल नहीं है, हमने स्क्रैच से बनाया है अपने वर्ड पे, और वो जनरेट कर पा रहा है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ यूज केसेस और हैं जहाँ पे आप इसको काफी आगे ले जाना चाहते हो, तो आप उसको करो। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो। मेरे से कुछ छूट भी गई होगी, मैंने कुछ अपने नोट्स भी बनाए थे, तो मैं साइड से कुछ नोट्स देख रहा था, कुछ पॉइंटर्स देख रहा था, बट कुछ कुछ चीजें छूट गई हैं। बट वो होता है जब रिकॉर्ड करते हो। लेकिन कोई भी क्वेश्चंस होंगी जो आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या आप मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है, फॉलो कर लो। और अगर आपको एआई एजेंट सीखना है, जो कि अभी बहुत डिमांड में है, तो उसके लिए मैंने लर्निंग रोड मैप बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट करो। वो पेड है क्योंकि उस पर काफी मेहनत किया है बनाने के लिए। तो अगर आप, ज्यादा पैसा भी नहीं है, वो 1000 रुपए से कम पड़ेगी आपको ऑनेस्टली। अगर आपको लेना है तो आप वो ले लो। और कोई भी
मदद चाहिए तो अ, अ, हिचकिचाओ मत, रीच आउट करो, मदद करेंगे। और कोई भी फीडबैक वगैरह आया तो दो कि भाई मजा नहीं आ रहा है, कुछ और कर दो, वो भी करेंगे। और लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, तो भला हो जाएगी थोड़ा। और वीडियो को शेयर करो आप, और चैनल को भी शेयर करो। ठीक है, सब जगह। यहीं तक था जो था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।